हेलो स्टूडेंट, आपका HLV डिजिटल क्लासेज में पुनः स्वागत है। आज ये फिजिक्स का तीसरा वीडियो है, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंगों की चुंबकीय विकिरणों की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है। ये 4 प्रकार की तरंगें दी हैं, जिसमें किसकी विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है। पहला ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, दूसरा ऑप्शन है एक्स किरणें, तीसरा है माइक्रो तरंगें और चौथा है गामा किरणें। तो इसमें गामा किरणों की तरंगों की तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे न्यूनतम होती है। इसका विकल्प आपका घ सही है, गामा किरणें इसके लिए आपका सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि गतिमान कण का संवेग p है तब पदार्थ तरंगों की तरंग दैर्घ्य होगी। संवेग p दिया हुआ है, इसके लिए तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है। हाँ, तो पदार्थ की तरंग दैर्घ्य के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य जो होती है वो लैम्डा बराबर होती है लैम्डा बराबर होता है h/p, जहां लैम्डा डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य होती है, h फलांक नियतांक होता है और p कण का संवेग होता है। और इसमें यही पूछ रहा है कि तरंगों की तरंग दैर्घ्य के लिए व्यंजक क्या होगा, तो ये होगा h/p। पहला ऑप्शन है h/p, दूसरा है p/h, तीसरा है pH, चौथा है p, जिसमें पहला विकल्प आपका सही आंसर है, विकल्प का आपका सही है। तीसरा क्वेश्चन है किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। पहला नियम संधि का नियम या धारा नियम कहलाता है, जो आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टता नियम के नाम से जाना जाता है, जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसमें प्रथम नियम की बात हो रही है, तो प्रथम नियम पहला ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, दूसरा है संवेग, तीसरा है आवेश, चौथा है द्रव्यमान। तो प्रथम नियम संवेग संरक्षण पे आवेश संरक्षण पे आधारित है, आवेश संरक्षण पे, तो विकल्प आपका तीसरा सही है ग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल। तो उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण पहला ऑप्शन है अल्पसंख्यक वाहक, दूसरा है बहुसंख्यक वाहक, तीसरा है ग्राही आयन, चौथा है दातायन। तो उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण केवल अल्पसंख्यक वाहक के कारण होता है, ऑप्शन पहला सही है इसके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन है पी प्रकार के अर्धचालक में अर्धसंख्यक वाहक तथा एन प्रकार के अर्धचालक में अर्धसंख्यक वाहक क्रमशः होते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालक में उसकी चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धि के रूप में हम 3 संयोजी मिलाते हैं, जिससे कोटर का जन्म होता है। और एन प्रकार के अर्धचालक में चालकता बढ़ाने के लिए 5 संयोजी अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक के रूप में होते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालक में अर्धसंख्यक वाहक आपके कोटर होंगे और एन प्रकार के अर्धचालक में आपके बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके लिए पहला विकल्प है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन कोटर, तीसरा है कोटर इलेक्ट्रॉन, चौथा है इलेक्ट्रॉन तथा धनात्मक आयन। तो इसके लिए विकल्प आपका सी सही है, इसके लिए विकल्प आपका ग सही है, क्योंकि पी प्रकार के अर्धचालक में अर्धसंख्यक वाहक कोटर का कार्य करेंगे, कोटर रहेंगे, और एन प्रकार के अर्धचालक में अर्धसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन का कार्य करेंगे। तो विकल्प आपका ग सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें तो दिखा रहा है नहीं है। मीटर सेट का तार बनाया जाता है, इसके लिए पहला ऑप्शन है लोहे का, दूसरा है तांबे का, तीसरा विकल्प है मैग्नीट अथवा यूरेका,
चौथा स्टील का, तो इसमें तो मैंगन, लेकिन ये क्वेश्चन है नहीं आपके कोर्स में, तीसरा सही होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है। तो बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है, इसके लिए आपका सूत्र होता है तरंगदैर्घ्य के लिए लैम्डा बराबर R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बामर श्रेणी के लिए n1 का मान 1 होगा और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के लिए n2 का मान अनंत रखा जाएगा। इसके लिए 1/लैम्डा बराबर होगा R और ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0। तो 1/लैम्डा बराबर हो जाएगा R/4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। इसलिए लैम्डा बराबर होगा R/4। ये न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगी बामर श्रेणी की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोली सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र होता है। तो गोली सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र आपका होता है, तो गोली सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र होता है। तो गोली सतह पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र होता है n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। एक गोली सतह पे प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र होता है। यही सूत्र उत्तल पृष्ठ के लिए होता है, यही सूत्र अवतल पृष्ठ के लिए होता है, दोनों के लिए सूत्र आपका यही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का गा समस्थानिक का अर्थ उदाहरण की सहायता से समझाइए। समस्थानिक का अर्थ उदाहरण की सहायता से समझाइए। अब देखिए समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक वह पदार्थ होते हैं जिनमें उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। ये एक ही पदार्थ के होते हैं। समभारी वह होते हैं जिनके द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, वह भिन्न भिन्न पदार्थों के होते हैं। तो इसमें पूछी जा रही है बात कि समस्थानिक का अर्थ उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो वह पदार्थ जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं और ये एक ही पदार्थ के होते हैं। जैसे H हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है 1H1, दूसरा होता है 1H2, तीसरा होता है 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम। 1H2 को बोलते हैं ड्यूटीरियम, 1H3 को बोलते हैं ट्राइटियम। इस प्रकार हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन के देखें, ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक होते हैं। एक होता है 8-16 और एक होता है O8-17। देखा जाए तो एक समस्थानिक और होता है O8-18 भी होता है, लेकिन ये 2 समस्थानिक हो गए आपके ऑक्सीजन के। तो इस तरह से ये समस्थानिक का उदाहरण हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है रेडियो एक्टिव किरणों की भेदन क्षमता आरोही क्रम में लिखिए। अब रेडियो एक्टिव किरणें 3 प्रकार की होती हैं जिन्हें हम बेकुरल किरणें भी कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम इनकी खोज बेकुरल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इन किरणों को बेकुरल किरणें कहा गया। बाद में इनका अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये रेडियो एक्टिव बेकुरल किरणें ही रेडियो एक्टिव किरणें हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अब इनके आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो ये अल्फा, बीटा, गामा। अब अल्फा की भेदन क्षमता, उसके बाद उससे ज्यादा भेदन क्षमता होती है बीटा की और सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है गामा की। इस प्रकार रेडियो एक्टिव किरणों की भेदन क्षमता का आरोही क्रम अल्फा, बीटा, गामा है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? संधारित्र की धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? तो संधारित्र, समांतर पट संधारित्र के लिए हमारा सूत्र होता है C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये हमारा समांतर पट संधारित्र का सूत्र होता है। अब संधारित्र धारिता बढ़ाने के लिए, संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए परावैद्युतांक का मान अधिक होना चाहिए, प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए और प्लेटों के बीच की दूरी d कम होनी चाहिए। दो के मान अधिक होने चाहिए, k और a के मान बढ़ाए जाएं तथा d के मान, प्लेटों के जो बीच की दूरी है, ये जो हमारा जो संधारित्र बना हुआ है, इनके बीच की जो दूरी है इसको कम किया जाए, इसके बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए और इसका क्षेत्रफल ज्यादा रखा जाए तो हमारी धारिता बढ़ाई जा सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपके कोर्स में नहीं है, एंड गेट के लिए लॉजिक गेट का प्रतीक है, ये आपके कोर्स में नहीं है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए तथा मात्रक बताइए। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है? तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में फ्लक्स के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स के लिए हमारा सूत्र होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में के लिए सूत्र होता है, ई के लिए हमारा सूत्र होता है, ई बराबर हमारा होता है एफ अपान क्यू। एफ के लिए हमारा फार्मूला होता है न्यूटन मात्रक और क्यू के लिए होता है कूलम्ब। तो ई का फार्मूला हो जाएगा, ई के लिए मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम्ब और ए के लिए हमारा होता है मीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमारा सूत्र बन गया, मात्रक बन गया इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। फिर है वैद्युत फ्लक्स का, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है? अगर हमारा धनात्मक आवेश है तो बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरती हैं, पृष्ठ से बाहर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, और यदि हमारा ऋणात्मक है पृष्ठ तो हमेशा बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार हमारा ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर बल रेखाओं को प्रवेश करता हुआ प्रतीत होने का गुण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 एम्पियर की धारा तार से प्रवाहित हो रही है, प्रति मिनट तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 5 एम्पियर धारा है तो I बराबर हमारा हो जाएगा 5 एम्पियर, I बराबर 5 एम्पियर की धारा से प्रवाहित हो रही है प्रति मिनट, T बराबर होगा 1 मिनट। लेकिन जब फार्मूले में रखते हैं तो उसके लिए हमारा SI यूनिट होना चाहिए। समय का हमारा SI यूनिट सेकंड होता है, इसलिए ये 60 सेकंड के बराबर होगा। तो समय हमारा 60 सेकंड हो जाएगा। प्रति मिनट की अनुप्रस्थ काट से क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ई हमको ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। फार्मूला हमारे लिए होता है, एक फार्मूला होता है Q बराबर एन ई, जहां एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई इलेक्ट्रॉनों पे आवेश होता है। एक हमारा Q बराबर होता है IT, धारा और समय के रिस्पेक्ट में। दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देते हैं तो हो जाता है NE बराबर IT के। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो N बराबर फार्मूला बन जाएगा IT बटे E। इससे हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना हो जाएगी। अब इसके लिए हम मान रख देते हैं तो N बराबर हमारा हो जाएगा I, हमारी 5 एम्पियर की धारा है तो 5, T हमारा दिया है 60 सेकंड,
तो हो जाएगा 60 बटे ई इलेक्ट्रॉनों पे आवेश होता है, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 माइनस 19 सॉरी माइनस 19 होगा हमारे 10 की पावर माइनस 19 होगा हमारा आवेश का मान, 10 की पावर माइनस 19 होगा। अब इस मान को हम इसको हल करेंगे, 5 छक्का 30, ये हो जाएगा 300 बटे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा। इस दशमलव को इसमें ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 300 बटे 16, पावर ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगा 10 की पावर 20 हो जाएगा, 10 की पावर 20। अब 16 को 300 से भाग कर देंगे, 1600 को 300 से भाग करेंगे तो हमारा फंक्शन बन जाएगा 1600 भागे 300 80 हो जाएगा। तो भाग देने पर हमारा हो जाएगा 18.75 गुणे 10 की पावर 20। लेकिन जब पावर हमारी होती है तो कोटि मान के रूप में मान को व्यक्त करने के लिए हमें दशमलव के एक बाईं ओर केवल एक ही अंक होना चाहिए, अशून्य अंक, इसलिए दशमलव को हम यहां लाएंगे, इसको बनाएंगे 1.875। ये हमारे लिखने की सही गणना होगी तो एक अंक दशमलव खिसकेगा तो एक पावर बढ़ जाएगी तो ये मान हो जाएगा 10 की पावर 21। तो मान हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 1.875 गुणे 10 की पावर 21। इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड हमारे गुजरेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रिडबर्ग नियतांक के पदों में ज्ञात कीजिए। इसमें तो दिखा रहा नहीं है लेकिन स्पेक्ट्रम तो है, चैप्टर कोर्स में है, चलिए देखते हैं। तो बामर श्रेणी के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए हमारा फॉर्म 1/λ बराबर होता है जेड आर स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जेड का मान 1 रखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के लिए 1 होता है, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 होगा तो हमारा फार्मूला हो जाता है 1/z बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रीडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। तो बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए पहली रेखा लाइमन के लिए होती है, दूसरी बामर के लिए होती है, तीसरी पास्टन के लिए होती है, चौथी ब्रैकेट के लिए होती है, पांचवी फुंड के लिए होती है। तो इस तरह से हमारी रेखाएं होती हैं। तो n बराबर 2 रखने पे हमें बामर श्रेणी मिलती है, n बराबर 1 पे हमें लाइमन मिलती है, n बराबर 2 पे बामर, 3 पे ब्रैकेट, 2 पे बामर, तो 2 हमें ज्ञात करनी है। अब n बराबर 3 होगा, n बराबर 4 होगा, n बराबर 5 होगा। जब तीसरी रेखा से दूसरी रेखा में आएंगे तो हमें बामर श्रेणी की पहली रेखा मिलेगी। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। द्वितीय रेखा के लिए हमें चौथी रेखा से n बराबर 4 के लिए हमें दूसरी कक्षा में आना पड़ेगा, तो इसलिए n का मान हमारा 2 हो जाएगा बामर के लिए और n2 का मान द्वितीय रेखा के लिए हमारा 4 हो जाएगा। इस मान को हम यहां पर रख देंगे तो 1/λ बराबर r 1/2 का मान n1 2 होगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस n2 का मान 4 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे। इस प्रकार 1/λ बराबर r, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 हो जाएगा 1/16। इसको हल करेंगे इसके लिए तो 1/λ बराबर हमारा हो जाएगा 16, हमारा एलसीएम हो जाएगा r 16 एलसीएम हो जाएगा तो 4 को 16 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा तो हो जाएगा 4 माइनस 16 को 16 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा। इस बार 1/λ बराबर r, 4 से 1 गया 3 बचा, 3/16
16 हो जाएगा। तो लेमडा बराबर हमारा हो जाएगा, लेमडा बराबर हमारा हो जाएगा 16/3r के, लेमडा बटे 3r, ये हमारी द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। इसमें दिखा रहा है कोर्स में नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है सीरियल में, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक व्युत्पादित कीजिए। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के लिए व्यंजक हमें निकालना है, अर्थात डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य की हमें तरंग दैर्घ्य की गणना करनी है। अब देखिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के लिए तरंग दैर्घ्य की गणना हम करेंगे तो प्लांक की क्वांटम थ्योरी से जो फोटॉन की ऊर्जा होती है, अगर उसकी आवृत्ति न्यू है तो फोटॉन की ऊर्जा जो हमारी होती है वो होती है E बराबर h न्यू। अगर फोटॉन की आवृत्ति न्यू है तो क्वांटम थ्योरी के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है। अगर m उसका गतिक द्रव्यमान है कण का या फोटॉन का, तो उसके लिए आइंस्टीन ने एक द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी समीकरण दी है। उसके अनुसार ऊर्जा होती है E बराबर mc² के बराबर होती है। दोनों ऊर्जाएं हैं, दोनों फोटॉन की ऊर्जाएं हैं, दोनों ऊर्जाओं को हम एक साथ लिख देते हैं तो हो जाता है m, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको 2 मान लेंगे। 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर दोनों की तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर हमें मिलता है m इंटू c² बराबर h इंटू न्यू के। तो m बराबर हमारा होता है h न्यू अपॉन c² के। अब हमें फोटॉन हमारा जो होता है, तो फोटॉन का संवेग होता है, तो संवेग बराबर हमारा होता है द्रव्यमान गुणे वेग के। तो द्रव्यमान फोटॉन के लिए वेग c होता है, इस प्रकार हम c से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा m इंटू सी। लेफ्ट में c से गुणा करेंगे तो राइट में भी हम c से गुणा कर देंगे, दोनों को बराबर रखने के लिए। इधर भी हमने c से गुणा कर दिया, c से c हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा m इंटू सी। फोटॉन का संवेग होता है, p बराबर हो जाएगा h न्यू अपॉन c के। न्यू को हम पक्षांतरित कर देंगे तो p बराबर हमारा हो जाएगा h बटे c अपॉन न्यू के। ये फंक्शन हमारा बन जाता है। तो हमारा फंक्शन बना संवेग p बराबर h अपॉन c अपॉन v के। अब देखिए फोटॉन के लिए हमारी जो भी किसी कण के लिए जो तरंग समीकरण होती है वो होती है v बराबर n लैम्डा। इसी को जब हम प्रकाश के लिए या किसी बहुत सूक्ष्म कण के लिए निकालते हैं जिसमें वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए तो उसके लिए हो जाता है c, और जो आवृत्ति है वो न्यू कहलाती है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा ही रहती है। इस प्रकार हमारा c अपॉन न्यू जो है वो लैम्डा के बराबर हो जाता है। इसका c अपॉन न्यू का मान लैम्डा लिखने पर तो हो जाएगा p बराबर h अपॉन लैम्डा के। इसलिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h अपॉन p हो जाती है। यही हमारी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक होता है। अगर p को हम द्रव्यमान गुणे वेग के रूप में पुट करें, p बराबर हम द्रव्यमान गुणे वेग लिखें तो ये हमारी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h बटे m इंटू v के बराबर भी हो जाएगी। तो इसका डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा h बटे p, जहां p संवेग है हो सकती है, या लैम्डा बराबर h बटे m इंटू v के बराबर भी होती है। तो आज के हमारे क्वेश्चन हो गए। अब अगले सेट में आपको अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।